अस्सलाम वालेकुम। आज हम यूसीपी का फार्मा डी का सैम्पल पेपर करने जा रहे हैं और सबसे पहले हम इसका बायोलॉजी सेक्शन देखते हैं। सो द फर्स्ट एमसीक्यू इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल कंपोनेंट्स एंड केमिकल प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी बायोलॉजी की वो ब्रांच जो केमिकल कंपोनेंट्स और केमिकल प्रोसेसेस से डील करती है वो कौन सी होगी? बायोकेमिस्ट्री। फिजियोलॉजी कौन सी ब्रांच होती है जो नॉर्मल प्रोसेस से करती है? एटॉमिक बायोलॉजी कौन सी होती है जो एटम के लेवल पे करती है? और मोलेकुलर बायोलॉजी मॉलिक्यूल के लेवल पे डील करती है। सो जो केमिकल कंपोनेंट से करती है वो बायोकेमिस्ट्री है। ठीक है। द सेकंड वन इज़ डैश इज़ द पोटेंशियल सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी फॉर सेलुलर एक्टिविटीज़। तो सेलुलर एक्टिविटीज़ के लिए जो केमिकल एनर्जी का सोर्स होता है वो कौन सा होता है? आपका कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके। द थर्ड वन इज़ कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनिजम्स बाय यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड। एक ऑर्गेनिज्म को हमने कंट्रोल करना है दूसरे ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हुए, तो इसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायो रेमिडिशन क्या होती है? बायो रेमिडिशन ये होती है कि केमिकल लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हुए हम किसी चीज़ को रिमूव करते हैं। हमारे पास कोई डर्ट है, कहीं पे कोई फंजाई लगी है, कहीं पे कोई एलजी है, उसको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हुए रिमूव करें, उसको बायो रेमिडिशन कहते हैं। लेकिन कंट्रोल करना एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म के जरिए, उसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल। ओके। द नेक्स्ट वन इज unbroken series of organisms arranged from ancestors to descendants, descendant sequence is ancestor से descendant एक unbroken series, उसे हम कहते हैं phyletic lineage। ये और डेफिनेशन है और ये लाइन है आपकी बुक की। द नेक्स्ट वन इज़ आउट ऑफ टोटल ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ डैश आर वेस्कुलर प्लांट्स। यानी उन्होंने पूछा हुआ कि जितने भी टोटल ऑर्गेनिजम्स हैं ज़मीन पे वेस्कुलर प्लांट्स कितने हैं। तो वेस्कुलर प्लांट्स आपके पास जो हैं वो बनते हैं 17.60%। ओके। 53.1% जो थे वो इंसेक्ट्स थे। 19.90 ऑर्गेनिजम्स अदर देन इंसेक्ट्स हैं। 17.6% आपके पास वास्कुलर प्लांट्स हैं और 9.4% आपके पास फंजी, एलजी, प्रोटोजोआ वगैरह आते हैं। बाकी आपको चार ऑप्शन भी याद हो जाएंगे तो इसमें से चार एमसीक्यूज और बन सकते हैं और वो किसी भी तरह से आपसे पूछ सकता है। ओके। द नेक्स्ट वन इज़ कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनिजम्स बाय यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। ये हमने ऊपर अभी पढ़ा है, ये है बायोलॉजिकल कंट्रोल। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द ऑर्गेनिज्म ऑफ केमिकल कंपोनेंट्स एंड केमिकल प्रोसेसेस, ये आपके पास थी बायोकेमिस्ट्री। ये रिपीट हुआ एमसीक्यूज। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वन इज द परसेंटेज ऑफ वाटर इन ब्रेन सेल्स इज। ब्रेन सेल्स में वाटर की परसेंटेज क्या होती है? तो ये आपकी बुक में उन्होंने दो दी हुई है। एक ब्रेन सेल्स में वाटर की परसेंटेज बताई हुई है जो होती है आपके पास 85%, और दूसरा बोन सेल्स में बताई हुई है जो आपके पास होती है 20%। तो 20% बोन सेल्स में होती है और 85% आपके पास ब्रेन सेल्स में होती है। ओके, द नेक्स्ट वन इज ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर वंस यूटिलाइजिंग वाटर मॉलिक्यूल्स इज। इसका आंसर है हाइड्रोलिसिस। कैसे? हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। तो लाइसिस ब्रेकडाउन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। यही उन्होंने पूछा होगा। ओके। द फिनोमेना ऑफ ऑस्मोसिस इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ। ऑस्मोसिस क्या होती है? वाटर मॉलिक्यूल्स की ट्रांसपोर्ट फ्रॉम ए सॉल्यूशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ सॉल्यूशन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है। तो इसका आपके पास ये किसका ऑपोजिट होता है? ये डिफ्यूजन का ऑपोजिट होता है। ओके, द नेक्स्ट वन इज द मोस्ट एक्टिव साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज। प्रोटीन सबसे ज्यादा कहाँ पे बनते हैं? तो प्रोटीन सबसे ज्यादा बनते हैं आपके पास राइबोसोम्स में। ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस का आपके पास पूरा प्रोसीजर क्या होता है कि आपके डीएनए जो होता है वो मैसेंजर आरएनए बनाता है। मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से निकल के साइटोप्लाज्म में आता है और वहां पे आके आपके पास प्रोटीन्स बनती हैं। तो मोस्ट एक्टिव साइट कौन सी होती है? वो होते हैं राइबोसोम्स। ओके। दिस सेलुलर ऑर्गेनेलिस कॉल्ड सुसाइड बैग्स आर। सुसाइड बैग्स हम किन ऑर्गेनेलिस को कहते हैं सेल के अंदर? हम कहते हैं लाइसोसोम्स को। क्यों? क्योंकि आपको सेल की डेथ की दो टाइप्स का पता है, एक एपोप्टोसिस होती है, एक नेक्रोसिस होती है। तो एपोप्टोसिस में जब एक सेल सुसाइड करता है, अपने आप को खुद ब खुद खत्म करता है एक जेनेटिक वे में, तो जो सेल्स होते हैं वो सारे लाइसोसोम बैग्स के अंदर जाके उसमें केमिकल्स ऐसे होते हैं लाइसोसोम बैग्स में कि जिनमें वो डिसोल्व हो जाते हैं। तो इसलिए हम लाइसोसोम्स को क्या कहते हैं? सुसाइड बैग्स, यानी खुदकुशी करने वाले बैग। सेल ने जब सुसाइड करना होता है, अपने आप को खत्म करना होता है या अपना अपने किसी भी चीज को उसने खत्म करना होता है, किसी भी वेस्ट मटेरियल को, तो वो लाइसोसोम्स के अंदर उसको भेज देता है। ओके। फ्रॉम ए बायोलॉजिकल व्यू पॉइंट सॉल्यूशंस कैन बी ग्रुप्ड एज। बायोलॉजी में हम सॉल्यूशंस को कैसे ग्रुप करते हैं? एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है जिनमें दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम होती है, या
कोई भी ऐसा सोल्यूशन जिसकी कॉन्सेंट्रेशन सेल साइटोप्लाज्म की कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल होती है उसे हम कहते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन। सेकंड वन इज हाइपोटोनिक जिसमें कॉन्सेंट्रेशन सल्यूट की कम होती है, और द थर्ड वन इज हाइपोटोनिक जिसमें सल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है। तो ऑल ऑफ दिस इज द आंसर। The ability of the cell membrane to act as a selective barrier depends on। अब सेल मेम्ब्रेन का हमें पता है कि सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिव बैरियर होता है, वो कुछ चीजों को अपने अंदर से गुजरने देती है, कुछ चीजों को रोक लेती है। तो ये किस चीज पे डिपेंड करता है? ये लिपिड कॉम्पोजिशन ऑफ द मेम्ब्रेन, कि मेम्ब्रेन जो है वो उसकी कॉम्पोजिशन पे डिपेंड करता है, उसके जो स्मॉल पोर्स हैं उस पर डिपेंड करता है, और स्पेशल मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम और जो स्पेशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उन पर डिपेंड करता है। सो इट डिपेंड्स ऑन ऑल। ओके, लिपिड बाइलेयर इज परमिएबल टू। लिपिड बाइलेयर जो है वो किससे परमिएबल होती है? वो यूरिया से परमिएबल होती है। हाँ, ये है कि ये कम परमिएबल होती है, लेकिन ये इन चारों में से सिर्फ यूरिया से ही परमिएबल होती है। बाकी जो फ्रुक्टोज, ग्लूकोज और पोटाशियम जो है वो क्रॉस करते जरूर है लिपिड बाइलेयर को, लेकिन वो स्पेशल ट्रांसपोर्ट्स के जरिए, स्पेशल कैरियर्स के जरिए उसको क्रॉस करते हैं। यूरिया जो है वो उसको लिपिड बाइलेयर को डिफ्यूज कर सकता है, उसके अंदर से गुजर सकता है। ओके, द नेक्स्ट वन इज enzymes catalyzing electron transport are present mainly in the। वो enzymes जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को चलाते हैं, उसे कैटालाइज करते हैं, वो कहाँ पे पाए जाते हैं? वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। ओके, द नेक्स्ट वन इज जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर डीएनए इज ट्रांसमिटेड टू द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस बाय। हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि प्रोटीन सिंथेसिस का वे क्या होता है। सबसे पहले डीएनए से आपके पास आरएनए बनता है, और वो आरएनए न्यूक्लियस से निकल के साइटोप्लाज्म में जाता है। तो जो आरएनए न्यूक्लियस से निकल के साइटोप्लाज्म में जाता है वो इन एक्चुअल एक मैसेज लेके जा रहा होता है। तो उसका आंसर क्या होगा? मैसेंजर आरएनए। ठीक है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो डीएनए के अंदर होती है वो साइटोप्लाज्म तक कैसे पहुंचती है? वो मैसेंजर आरएनए के जरिए पहुंचती है। ठीक है, मैसेंजर का मतलब यही होता है पैगाम लाने वाला, पैगाम देने वाला। ओके, द नेक्स्ट एमसीक्यू इज which of the following is correct for isoantigens। कौन सा ऑप्शन जो है वो isoantigens के लिए सही है? तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो सबसे पहले नंबर वाला, दे आर एंटीजेंस फाउंड इन ऑल मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। किसी भी स्पीशीज के सब मेंबर्स में जो पाए जाते हैं उन्हें हम, जो एंटीजेंस पाए जाते हैं उन्हें हम आइसोएंटीजेंस कहते हैं। तो यही ऑप्शन इसका करेक्ट वन है। ओके, let's move towards the next MCQ। The next MCQ is numerous antibodies can be prepared against one antigen, each binds to unique epitopes। How is this antibody diversity generated? वो कहते हैं कि एक एंटीजन के अगेंस्ट आपके पास डिफरेंट एंटीबॉडीज बनती हैं। तो ये जो एंटीबॉडी, उनमें जो डाइवर्सिटी आती है वो कैसे बनती है? तो वो आपने बस याद रखना है कि वो दो तरह से बनती है। एक, डीएनए जो हैवी और लाइट चेन्स बना रहा है उसकी रीअरेंजमेंट हो जाती है। नंबर दो, हैवी और लाइट चेन्स की आपस में कॉम्बिनेशन डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, तो एक रीअरेंजमेंट ऑफ डीएनए एंड द सेकंड वन इज कॉम्बिनेशन ऑफ हैवी और लाइट चेन्स का, वो डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं। तो डेल्टा ऑप्शन में दिया हुआ है बोथ ए एंड बी, तो ये हमारे पास सही होगा। ओके, द नेक्स्ट वन इज द क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबिन व्हिच कैन क्रॉस द प्लेसेंटा इज। ये सारी इम्यूनोग्लोबिन की टाइप्स हैं, लेकिन उन्होंने पूछा है कि इम्यूनोग्लोबिन की वो टाइप जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है, तो वो कौन सी है? आईजीजी। ये सिंपल एक क्रैम करने वाला एमसीक्यूज है। द नेक्स्ट वन इज सेल्फ रिएक्टिव एंटीबॉडीज आर नॉट फाउंड इन सिग्निफिकेंट concentration in normal serum because सेल्फ रिएक्टिव एंटीबॉडीज कभी भी सीरम में नहीं पाई जाती, और उनके ना पाए जाने की वजह क्या होती है? कि वो सुसाइड कमिट कर लेती है। ठीक है, क्योंकि अपनी ही बॉडी, अपने ही एंटीजन के खिलाफ कभी भी एंटीबॉडी नहीं बन सकती। तो इसका जो सी ऑप्शन है ना वो ठीक है। द नेक्स्ट वन इज स्टिमुलेशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल लीड टू अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट एंटीबॉडी टू अपीयर फॉलोइंग स्टिमुलेशन बाय एंटीजन। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जब आपके पास इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले कौन सी एंटीबॉडी बॉडी में बनती है? तो सबसे पहले जो एंटीबॉडी बनती है वो होती है आईजीएम। ठीक है, आपने याद रखना है कि किसी भी इन्फेक्शन में सबसे पहले जो एंटीबॉडी बनती है वो आईजीएम होती है। ओके, द नेक्स्ट वन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मीडिएट्स टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन। तो टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन के कौन से सेल्स होते हैं? वो होते हैं आईजीई। आपको पता है कि आईजीजी और आईजीएम ये कौन सा करवाते हैं? ये करवाते हैं टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी। ठीक है, the next MCQ is the floating body of a mushroom is called saurocarps। मशरूम की फ्लोटिंग बॉडी को हम saurocarps कहते हैं। Okay, the next and the last one is the amount of phagocytosis done by plasmodium is always greater than by water-borne mycelium।
ठीक है, ये याद करने वाला एमसीक्यू है, ये याद रखिएगा कि प्लाज्मोडियम से जो फाइगोसाइटोसिस होती है वो हमेशा ज्यादा होती है वाटर मोल्ड माइसीलियम से जो फाइगोसाइटोसिस होती है। ओके, सो दिस इज द biology section of UCP, the format and sample paper. If you have any query, you can ask in the comment section. Thank you.